Hello everyone, welcome to the Rhythm Education. सो लास्ट टाइम थर्ड लेक्चर कंप्लीट किया हमने, तो अभी हम लोग फोर्थ लेक्चर की तरफ जाएंगे. ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में स्पेशली इन टू लेक्चर हमने हेनरीज लॉ एंड उसके बेसिस पे जितना भी न्यूमेरिकल अप्रोच मेरे अकॉर्डिंगली पॉसिबल था, जनरली पूछा जाता है, डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं एज ए न्यूमेरिकल अप्रोच, वो आपको करने हैं. ठीक है, उतना सीखने से ये मैं मानता हूँ कि अगर नया क्वेश्चन भी कोई आएगा तो आप कर लोगे. ठीक है, इंपॉर्टेंट ये कि हमारा अप्रोच कैसा है, न्यूमेरिकल को हम कैसे डील करते हैं. और घबराइए नहीं, जो न्यूमेरिकल आपको करने में फर्स्ट टाइम शायद 5 to 6 मिनट अगर ले रहा है वो, तो जब आप समझ जाओगे ना तो आपका दिमाग तुरंत क्लिक करेगा, तो इससे आपकी स्पीड मतलब बढ़ जाएगी, है ना. तो इस फोर्थ लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं. ठीक है, तो सपोज एक हम केस लेके समझते हैं कि आपके पास, लेट्स सपोज आपके पास एक यहाँ पर एक लिक्विड है. ठीक है, जस्ट अ लिक्विड, सपोज आप वाटर समझ सकते हो वो अपने समझने के लिए, और ये एक ओपन वेसल है, ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर आपका फ्री स्पेस है. अब लेट्स सपोज इसमें वाटर भरा हुआ है या कोई लिक्विड है, इसमें क्या है, आपका एक लिक्विड है. अब हमें पता है कि लिक्विड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, हमें पता ही है पहले से, है ना. तो यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है. ठीक है, अब जो अंदर एक मॉलिक्यूल है लिक्विड के, उसका, क्योंकि और सारे भी मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ पर भी मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, ऊपर भी होगा, हर तरफ मॉलिक्यूल्स होंगे. तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स और लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बिटवीन एक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होगा. ठीक है, मीनिंग क्या है, जो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं वो उनकी बात कर रहा हूँ. ठीक है, एक हर तरफ इक्विवेलेंट होगा. इस जितना अट्रैक्शन ये इससे अट्रैक्ट, लेफ्ट एंड राइट वाला इधर उधर अट्रैक्ट कर रहे हैं, सेम ये इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है ना. मेरा कहने का मतलब है, लेट्स सपोज मैं इस मॉलिक्यूल की बात करता हूँ. ये मॉलिक्यूल हर एक डायमेंशन में, हर एक डायरेक्शन में अपने आसपास वाले लिक्विड मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो रहा होगा. ठीक है, मीनिंग ये है जितना अट्रैक्शन राइट साइड है उतना लेफ्ट साइड है, उतना जितना, मीनिंग ये हुआ, लेट्स सपोज आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, अब इस पे आप 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दो, 5 न्यूटन का अट्रैक्टिव फोर्स इधर लगा दो, तो ये कहीं भी मूव नहीं होगा, रिजल्टेंट 0 हो गया. सिमिलरली यहाँ पर अगर 10 लगा दो, यहाँ 10 लगा दो, तब भी मूव नहीं होगा. तो मीनिंग क्या है कि जब इक्विवेलेंट फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जब काम करते हैं तो रिजल्टेंट हमारा नेट रिजल्ट जो होता है वो 0 हो जाता है. ठीक है, अब ये तो बात ठीक होगी. तो ऐसे फोर्स, ऐसे मॉलिक्यूल जिसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो हर तरफ लग रहा है, इक्विवेलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ऐसे को हम एक नाम दे सकते हैं. लेट्स सपोज ये बैलेंस है, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर बैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना, बैलेंस्ड है हर इक्विवेलेंट डायरेक्शन पे. अब मैं उनकी बात कर लेता हूँ जो सरफेस पे हैं. अब यहाँ पर एक सरफेस पे मॉलिक्यूल होंगे बहुत सारे, वो मॉलिक्यूल जो सरफेस पे हैं, अगर आप इसकी बात करो लेट्स सपोज, तो ये मॉलिक्यूल अपने लेफ्ट राइट अगल बगल जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उनसे वो अट्रैक्शन दे रहा है. दैट मीन्स इनका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है. अब नीचे भी इसके मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ पर इस तरीके से, तो इन सभी मॉलिक्यूल का लिक्विड के अंदर भी इस तरीके से फोर्स लग रहा होगा. अब एक सिंपल सी बात समझो, जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं इनको हम बोल देते हैं सरफेस मॉलिक्यूल, इनको हम बोल देते हैं सरफेस मॉलिक्यूल. जो अंदर था इसको अपन बोल देते हैं बल्क मॉलिक्यूल. अब एक सिंपल सी बात समझते हैं. ठीक है, मैं बस ये कह रहा हूं जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है उसमें मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल
फोर्स लग रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, जस्ट अंदर की तरफ है ना, डाउनवर्ड में भी ये पुल हो रहा है। आई मीन कि डाउनवर्ड में भी मॉलिक्यूल से ये अट्रैक्टिव फोर्स दिखा रहे हैं। पर मैं फ्री स्पेस की बात करता हूँ, यहाँ पर आपकी एयर है ना। अब एयर में भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस एयर में एयर तो है ना, एयर में गैसेस। पर अपने को क्या सिखाया गया है, अपने को पता भी है कि देखिए सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए सॉलिड जो होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। लिक्विड में थोड़ा सा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हल्का सा लूज होते हैं, ठीक है। गैसियस में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो गैसियस जितना भी प्रेशर लगा रहा होगा, प्रेशर इन द सेंस कि आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक प्रकार से स्ट्राइक कर रहे होंगे, ठीक है, इसकी वॉल, इसकी सरफेस पे। पर मेरा मीनिंग ये है कि यहाँ पर इस फ्री स्पेस में कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल तो है नहीं। तो इसका मीनिंग ये है, अगर यहाँ पर कोई गैस मॉलिक्यूल है भी और नीचे लिक्विड से एक फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है, तो वो अट्रैक्टिव फोर्स लिक्विड और गैस के बीच में लगने वाले फोर्स से तो कम ही होगा। मेरा मीनिंग क्या है, सपोज ये सरफेस का लिक्विड मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब लेट सपोज लिक्विड टू लिक्विड जो इसका जो फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन है ना। अब यहाँ पर कोई वेपर मॉलिक्यूल है, वेपर या गैस मॉलिक्यूल है, यहाँ से यहाँ की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो 100% लेस देन 10 न्यूटन होगा, ठीक है। क्योंकि लिक्विड और एक गैस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लिक्विड से ऑलवेज कम होते हैं। तो मेरा मीनिंग ये रिजल्टेंट फोर्स जो है नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इसीलिए मॉलिक्यूल हमेशा डाउन बॉटम की तरफ पुल होके रहेगा। यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर सरफेस पे जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो अनबैलेंस्ड है, बैलेंस्ड तो नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इतनी बात अपने को समझ में आ रही है ना। अब अगर हम चाह रहे हैं कि ये सरफेस मॉलिक्यूल अपनी सरफेस को छोड़कर फ्री स्पेस में एस्केप कर जाएं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना। अपने को ये समझना है ऐसा क्या करें। इसका मीनिंग ये है कि हम इस सिस्टम को कहीं से एनर्जी प्रोवाइड करें, ठीक है। लेट सपोज हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड की, तो पूरे सिस्टम में वो एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, है ना। अब जो बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं, वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं, उनके ऊपर गिवन एनर्जी क्या इफेक्ट हुआ। अब देखिए बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे लग गया, ठीक है, तो हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ गई, है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर मॉलिक्यूल के बीच में कम हुआ होगा, लेकिन अभी भी ये मॉलिक्यूल हर तरफ बैलेंस्ड है। तो मैं ये कह सकता हूं कि बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिन मॉलिक्यूल पे लग रहा है, यहां पर नेट रिजल्ट जो होगा वो 0 होगा अगर हम एनर्जी इंक्रीज करते हैं तब भी। इसका मतलब क्या है कि यहां कोई भी किसी भी मॉलिक्यूल का ट्रांसलेटरी मोशन अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन जो है मॉलिक्यूल्स का, ट्रांसलेटरी मोशन सिंपल, ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ मॉलिक्यूल नॉट अफेक्टेड। इतनी बात समझ में आ रही। ऊपर की बात करते हैं जो सरफेस पे है, सिंपल सी बात है। अगर हमने इतना ज़्यादा इसको एनर्जी प्रोवाइड कर दी सिस्टम को, जिसमें बैलेंस, मैं सिंपल कह रहा हूँ कि अगर आप इतनी इनफ काइनेटिक एनर्जी दे दो या एनर्जी प्रोवाइड कर दो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी या हम सिंपल एनर्जी की बात करते हैं, क्योंकि जो एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे वो 2 काम करेगा। फर्स्ट काम वो करेगा कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगे हुए हैं उसके इफेक्ट को ख़त्म कर सके। जो भी एनर्जी प्रोवाइड करोगे वो एनर्जी 2 पार्ट में काम करने वाली। पहला ये कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, उन फोर्स के इफेक्ट को कम करना है या ख़त्म करना है। कंप्लीटली ख़त्म करने के बाद जो रेस्ट ऑफ एनर्जी होगी वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी।
तो मेरा मीनिंग क्या है, आपने इतनी एनर्जी दे दी कि जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उसकी काइनेटिक एनर्जी का ज़्यादा हो गई। इसका मीनिंग क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स पहले ही उसका इफेक्ट खत्म हो चुका है एनर्जी गिवन करने के बाद, अब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई है इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तब ये मॉलिक्यूल अपनी सरफेस को छोड़कर फ्री स्पेस में मूव कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे भी ज़्यादा कर दी तो मॉलिक्यूल अपने सरफेस को छोड़कर फ्री स्पेस में मूव कर जाएगा। ठीक है, और फ्री स्पेस में जाने का मतलब स्केप कर जाएगा। ठीक है, तो मैं सिंपल कह सकता हूँ ऐसा करने पर क्या होगा, द स्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल इंक्रीजेज। और ध्यान रखना स्केपिंग टेंडेंसी को हम एक टर्म है वोलेटाइल करैक्टर के नाम से जानते हैं। वोलेटाइल करैक्टर मतलब, वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो जनरली ये जो पूरी बात हमने देखी, या हम इसके लिए कह सकते हैं अगर स्केपिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है सरफेस मॉलिक्यूल की, तो हम ये कह सकते हैं इसकी वोलेटिलिटी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, इतनी सी बात। तो आखिर ये हुआ क्या, हम क्या पढ़ने वाले थे, केस क्यों लिया। देखिए आपने एक वर्ड सुना है इवोपोरेशन, है ना। तो इवोपोरेशन क्या होता है कि एक लिक्विड मॉलिक्यूल जो वेपर में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को इवोपोरेशन बोल देते हैं। ये तुम पढ़ के आ रहे हो पहले से ही। तो इवोपोरेशन की पूरी कंडीशन ये है, कब होगा इवोपोरेशन, जब काइनेटिक एनर्जी इतनी हीट प्रोवाइड की जाए, इतनी एनर्जी प्रोवाइड की जाए सिस्टम को कि उसकी काइनेटिक एनर्जी उसके अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा हो जाए, जिससे कि मॉलिक्यूल लिक्विड को छोड़ के वेपर स्टेट में चला जाए। ठीक है, तब जो भी आप सिनेरियो लेते हो, जो भी ये प्रोसेस हो रहा है, इसको अपन ने बोल दिया इवोपोरेशन। तो हमारी हेडिंग, लेट सपोज हेडिंग हमारी क्या थी, इवोपोरेशन, है ना। इवोपोरेशन हेडिंग थी हमारी। इवोपोरेशन क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। द स्पॉन्टेनियस लगाता, द स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल इनटू वेपर इज नोन एज इवोपोरेशन। सिंपल सी बात बताई कि लगातार लिक्विड मॉलिक्यूल का वेपर में कन्वर्जन जो है, इसी को हम इवोपोरेशन कहते हैं। और एक बात ध्यान रखना, आप अगर 1 ग्लास ऑफ वाटर, है ना, आप अपने जहाँ पर भी रख दो, लेट सपोज रूम टेम्परेचर पे आप रखो, तो कुछ टाइम के साथ साथ वो वाटर का लिक्विड जो है वो कम होता रहेगा, डिक्रीज हो जाएगा, पानी कम पड़ता जाएगा। ठीक है, तो इवोपोरेशन, अब रूम टेम्परेचर आप 100 कभी भी बैलेंस नहीं करते हो, 100 तो कभी नहीं होने वाला, रूम टेम्परेचर इतना कहाँ रहता है, पर इवोपोरेशन तब भी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, लेट सपोज वाटर है, तो उसको 100 डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो किसी भी टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट होगा। तो एक बात ध्यान रखना कि इवोपोरेशन जो है वो हर एक टेम्परेचर पर होता है। इवोपोरेशन अकर्स एट एवरी टेम्परेचर, भले ही लीस्ट हो, कम हो, ज़्यादा हो, दैट डिपेंड, क्योंकि इवोपोरेशन टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा, अब ऑब्वियस है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो फोर्स और ज़्यादा एनर्जी मिल गई। तो मीनिंग ये है। एक सेकंड केस है, इस केस को अगर आप समझ रहे हो, ठीक है, तो इसे में थोड़ा चेंजेस करते हैं, चलो अभी ना मैंने इस फ्री स्पेस वाले के केस को गायब कर दिया। अब मैं सिस्टम को क्लोज कर रहा हूँ, ऊपर से बंद कर रहा हूँ। ठीक है, लेट सपोज आपने इसको बंद कर दिया।
अब पूरी कहानी समझते हैं। सब कुछ है वही, अभी भी लिक्विड ही है, लिक्विड है, लिक्विड का अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, यहाँ पर बैलेंस फोर्स है, बस यहाँ पर ये क्लोज्ड वेसल है, ठीक है, क्लोज्ड वेसल है, बाकी कुछ चेंज मैंने नहीं किए, या ये बल्क मॉलिक्यूल सब कुछ सही है। अब देखो एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि आपको पता चल ही गया कि यहाँ पर बैलेंस लग रहे हैं, यहाँ पर अनबैलेंस, तो मैं इनको बस थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ, पता तो आपको चल ही गया है, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, देखिए ये सिस्टम क्या है, ये आपका सिस्टम जो है वो लिक्विड फेज है, ठीक है, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है ना, वाइपर फेज तो क्रिएट ही नहीं हुई है ना, पर हर एक टेम्परेचर पर कुछ ना कुछ वाइपर बनती है। तो लेट सपोज ऊपर का जो स्पेस है वहाँ पर वाइपर फेज बनने वाली है, या पहले से एग्जिस्ट करती है, फर्क नहीं पड़ता। अब देखो क्या हुआ, अगर आप इसको हीट करना स्टार्ट कर दो या फिर एनर्जी गिवन करना स्टार्ट कर दो, तो क्या होगा। अब एक बात समझते हैं, होगा क्या। लेट सपोज मैं यहाँ पर आपको किस करता हूँ, जब आपने कुछ नहीं किया, T = 0, T = 0 पे इवापोरेशन तो हो ही रहा होगा, है ना कुछ वेपर तो क्रिएट हो रही होगी। लेट सपोज यहाँ पर इस तरीके से कुछ मॉलिक्यूल्स तो क्रिएट हो ही रहे होंगे, बहुत कम होंगे बट होंगे। तो T = 0 पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैक्सिमम लिक्विड है ना, मोस्टली लिक्विड है, मोस्टली क्या है, यहाँ पर सिस्टम में लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है, और उस लिक्विड के कारण जो भी प्रेशर होगा उसको अपन पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। लेट सपोज ऐसा केस लेते हैं जब ये बिल्कुल बना ही नहीं, तो उसको बोल दिया पार्शियल प्रेशर, ठीक है, इतनी सी बात हो गई। कुछ टाइम बाद है ना अपन हीट करना स्टार्ट करने वाले हैं, एनर्जी दे रहे हैं साले, पर जीरो का मतलब ये कि एनर्जी देना भी स्टार्ट नहीं किया, जस्ट देने वाले रेडी हो गए हैं। अब अपन ने एनर्जी इसको देना स्टार्ट किया, तो T = सम टाइम, कुछ ले लिया 5 मिनट 10 मिनट जो भी है, तो T = T, T मतलब ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ये मतलब कितना टाइम, 1 कुछ होगा ना। तो देखो जब आप कुछ समय बाद देखोगे कि आपने हीट करना स्टार्ट किया था कि वहाँ पर कुछ वेपर बनने लगेगी, ठीक है, चलो वेपर बनने लगी, तो वहाँ पर अब लिक्विड भी सिस्टम में है, और क्या है, अब वहाँ पर वेपर है, ध्यान रखिएगा, लिक्विड भी है यहाँ पर और वेपर भी है। अब लिक्विड भी है वेपर भी है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर दो चीज़ें अवेलेबल हैं। कुछ टाइम और हुआ, एक ऐसा टाइम होगा जब लिक्विड से कितने मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होंगे, उनकी नंबर्स, और साइड से कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल ऐसे जरूर होंगे वेपर के जो वापस से अपनी एनर्जी डिक्रीज करके लिक्विड में वापस आ रहे होंगे। ये फेज का ट्रांसफर जो है चलता रहेगा, वेपर लिक्विड में आता रहेगा, लिक्विड वेपर में इंटर करता रहेगा। मीनिंग ये है कि लिक्विड वेपर में जाएगा, मैंने बस सिंपल सी एक बात कही कि लिक्विड जो है वेपर फेज में जाएगा, वेपर फेज लिक्विड में आएगी, और इस तरीके से एक ऐसा टाइम आएगा कि कितने मॉलिक्यूल वेपर से लिक्विड में जा रहे हैं, लिक्विड से वेपर में आ रहे हैं, ये सब फिक्स हो जाएगा। और उस फिक्स है ना, जब वो फिक्स होगा उस सिनेरियो में, उस कंडीशन पर, उस टाइम पर यहाँ पर एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है, लिक्विड फेज और वेपर फेज के बीच में डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और इस डायनामिक इक्विलिब्रियम पर क्योंकि हमने टेम्परेचर को हीट करके, अब देखो तुम हीट कर रहे थे, फिर अब ऐसा टाइम आएगा, सपोज हीट करते करते हम किसी सर्टेन, लेट सपोज आपका जो टेम्परेचर है हीट करके हमने कितना दे दिया, लेट सपोज कितना ले लें, 50 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया मैंने। अब इसको फिक्स किया, अब कभी भी किसी सिस्टम का टेम्परेचर डायरेक्ट कितना नहीं पहुंचेगा,
आप हीट करते जाओगे। अब हमने यहाँ पर लिमिट जो है इसको अपन ने कांस्टेंट कर दिया, यहाँ पर अब फिक्स कर दिया। अब कांस्टेंट होने के बाद ये इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया है। अब इस इक्विलिब्रियम पर जितना पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल वेपर बनने की कंडीशन होगी वो बन चुका होगा। ठीक है, अब ये वेपर तो बन चुका, ये अपन क्या बन चुका है, वेपर। ये है आपका वेपर। अब ये वेपर मॉलिक्यूल है, तो हमें पता है कि एक कमरे में अगर आप गैस को छोड़ दो तो डिफ्यूज होता है, वो फैल जाएगा और आपकी कमरे की हर एक वॉल पे क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक करने का मीनिंग क्या है, वो उसको पुश करेगा, भले ही वो पुश करने का फोर्स इतना अच्छा ना हो लेकिन पुश करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब देखो, अब मान लीजिए कि ये मॉलिक्यूल भी हर तरफ स्ट्राइक कर रहा है। ये क्या कर रहा है, स्ट्राइक अगेंस्ट द वॉल, वॉल पे स्ट्राइक कर रहा है, हर तरफ धक्का लगा रहा है, अपना पुश कर रहा है। अब जो पुश कर रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर जनरेट करेगा। ठीक है, गैसेस क्या करती हैं, धक्का लगाती हैं और प्रेशर जनरेट होता है। तो अगर आपको, अब देखो ये जो पुश करने की कंडीशन है वो ये आपके लिक्विड मॉलिक्यूल के सरफेस पे भी तो हो रहा होगा ना, वेपर क्रिएट हो रही है, वो लिक्विड के सरफेस पे भी प्रेशर लगा रही होगी, हर तरफ लगा रही होगी। आपको अगर कितना प्रेशर बनने वाला वेपर कितना प्रेशर सिस्टम में एग्जर्ट कर रहा है ये पता करना हो तो आप कुछ मत करो, है ना। यहाँ पर एक मोनोमीटर लगा दो, है ना। लेट सपोज हमने क्या किया, यहाँ पर एक लगाने वाले हैं मोनोमीटर, उसका काम क्या है, प्रेशर को मेजर करना। तो लेट सपोज हमने यहाँ पर Hg भर दिया। अब Hg का अब प्रेशर लगेगा यहाँ से, तो Hg का लेवल यहाँ ऊपर पुश होगा, उससे हम कितना प्रेशर लग रहा है ना, वो निकाल लेंगे। मेरा मीनिंग बस है कि मोनोमीटर लगा दिया मैंने, कितना प्रेशर ये एग्जर्ट कर रहा है थ्रू द स्ट्राइक अगेंस्ट द वॉल। इस पूरी कहानी में क्या समझ में आया, ठीक है। अब मैंने ये भी कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब कांस्टेंट हो जाएगा उसी पर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। तो हम वो टाइम की बात कर रहे हैं जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया होगा, तब आपके सिस्टम में लिक्विड होगा और जितना मैक्सिमम वेपर पॉसिबल होगा वो क्रिएट हो चुकी होगी, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो देखो इक्विलिब्रियम पर क्लोज सिस्टम में जितना मैक्सिमम वेपर क्रिएट होता है उसी को हम, और ये सिस्टम जितना भी प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा, है ना, उसको अपन बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो हमारी हेडिंग ये बन गई जो अभी केस पढ़ रहे हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर होता क्या है, तो अपने को समझ में क्या आया, वेपर प्रेशर जो है वो मैक्सिमम प्रेशर है। इट इज द मैक्सिमम प्रेशर, है ना, ऑफ अ वेपर व्हेन अ लिक्विड एंड वेपर आर इन अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। किसी कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी फिक्स टेम्परेचर पर वेपर का जितना भी मैक्सिमम प्रेशर होगा वो यहां से नोट कर लेंगे। वो मैक्सिमम प्रेशर की वैल्यू, और ये कब हो रहा होगा, जब वेपर फेज और लिक्विड फेज एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में हो। क्योंकि देखिए अगर टेम्परेचर को छेड़ा आपने तो ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा। ठीक है, तो मैंने बस सिंपल से कहा कि वेपर प्रेशर क्या है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर of a vapor when vapor and liquid phase are in equilibrium। हाँ, और ये कहाँ हो रहा है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, ठीक है, कि द प्रेशर लेट्स सपोज ये प्रेशर है ना, द प्रेशर exerted by the vapor on the surface of liquid, the pressure exerted by the vapor on the surface of a liquid when
लिक्विड एंड वेपर फेजेज आर इन इक्विलिब्रियम, आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, है ना। और उस स्टेट को, उसी को दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, कि वेपर प्रेशर क्या है, कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। कई तरीके से इसको मैं कह सकता हूं। दूसरी बात क्या है, इतनी बात अपने को समझ में आ गई, डिफिनेशन आप लिखना। ठीक है, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर on the surface of liquid when vapor and liquid molecule are in dynamic equilibrium। ठीक है, दिस इज नोन एज वेपर प्रेशर। ये कहाँ हो रहा है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ये तो फिक्स ही रहना चाहिए। अब अगर टेम्परेचर हमने लेट सपोज बढ़ा दिया, लेट सपोज कितना कर दिया, 80 डिग्री कर दिया, है ना। अब 80 डिग्री करेंगे तो डायरेक्टली तो होगा नहीं, लेट्स सपोज टेम्परेचर को इनक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से टेम्परेचर अपन इनक्रीज कर रहे हैं। अब टेम्परेचर इनक्रीज करेंगे तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा लिक्विड वेपर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे, और जब वो कन्वर्ट होंगे तो यहाँ वेपर फेज, अब ऑब्वियस है वेपर, जब वेपर की स्ट्रेंथ चेंज होगी तो हमारा इक्विलिब्रियम चेंज होगा, है ना। जितना ज़्यादा वेपर बनेगा उतने ज़्यादा वेपर मॉलिक्यूल फिर से लिक्विड में जाना स्टार्ट कर देंगे, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। फिर जो इफेक्ट आपने लगाया है, इक्विलिब्रियम इस तरीके से अपने आप को अरेंज करेगा, उस तरफ शिफ्ट होगा जिससे कि आपने जो इफेक्ट लगाया है वो खत्म हो जाए। यही ली चैटलेट नियम भी है। ली चैटलेट का रूल यही है कि जो आप इफेक्ट लगा रहे हैं सिस्टम में, जो कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में था, वो उस इफेक्ट को खत्म करेगा। लेट्स सपोज आपने मेंटेन कर दिया 80 डिग्री, ठीक है, लेट्स सपोज, तो क्या होगा, यहाँ पर एक न्यू इक्विलिब्रियम स्टेबलिश हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, जो वेपर और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम आ रहा है वो किसी भी टेम्परेचर पर आ सकता है, किसी भी फिक्स टेम्परेचर पर डेवलप होगा। ऐसा नहीं कि केवल इस पे हो रहा है इस पे नहीं होगा। ठीक है, तो इतनी बात हमें समझ के चलनी है। जो मैंने अभी टेम्परेचर इंक्रीज करने की बात की है ना, इसका मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेब्लिश हो रहा है, हर एक टेम्परेचर पे हो रहा है ना। इसका मतलब कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सरफेस को लीव करके ऊपर जा रहे हैं उनकी नंबर्स, और वेपर की नंबर्स जो कि अपनी वेपर को छोड़ के लिक्विड के अंदर आ रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, वो कांस्टेंट हो जाएंगे। और इसी को फेज इक्विलिब्रियम कहते हैं। दो फेजों के बीच में मॉलिक्यूल की इंटरेंस जो है वो कांस्टेंट हो रही है। अगर 4 नीचे से ऊपर, ऊपर से 6 आ रहे नीचे, तो फिक्स है। इक्विलिब्रियम का मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि मॉलिक्यूल इक्वल हो गए, 4 यहाँ से ऊपर गए तो 4 नीचे आए, इसका मतलब ये नहीं होता है। मतलब होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कांस्टेंट हो जाएंगे, अब फर्दर ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल यहाँ से ऊपर जा रहे हैं वो कांस्टेंट हो जाएगा, डेटा कांस्टेंट हो जाएगा, नंबर कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो आपने डिफिनेशन इन टर्म्स ऑफ दिस समझ लिया, या फिर इसके टर्म समझ लीजिए कि इट इज़ अ मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, है ना, हाँ, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ये भी कह सकते हो। तो ये था अपना वेपर प्रेशर। दूसरा मेन पॉइंट क्या है, तो डिफिनेशन के बारे में हो गया। एक और बात बताइए, जो वेपर प्रेशर आखिर निकालते क्या है। कोई भी सबस्टेंस है, लिक्विड है, अगर उसके अंदर वोलेटाइल करैक्टर कितना है, कैसे मेजर करें, उसके लिए हमें वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं वेपर प्रेशर इज अ मेजर ऑफ एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल। हम लिख सकते हैं वेपर प्रेशर इज द मेजर ऑफ एस्केपिंग। देखिए, एस्केपिंग टेंडेंसी को हम वोलेटिलिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, एस्केपिंग टेंडेंसी, इसका मतलब क्या है, दैट इज, है ना, दैट इज वोलेटिलिटी ऑफ द लिक्विड। मैं लिख देता हूं, मैंने क्या लिखा, द वेपर प्रेशर is the measure of escaping tendency of surface molecule, of the liquid, है ना। या अब एक बात और,
कभी कभी ये भी कर सकते हैं कि जो कंडीशन बताई जा रही है वो लिक्विड की सरफेस के ऊपर हो रहा है, वो तो हम टेक्निकल चीज़ें देख लेना, ठीक है, इतनी सी बात है। चलो, वेपर प्रेशर अपने को थोड़ा सा समझ में आ गया। वेपर प्रेशर क्या है? इट इज़ द मैक्सिमम प्रेशर exerted by the vapor when the liquid and vapor phase are in a equilibrium। ये घटना कब हो रही है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब क्या देखेंगे? वेपर प्रेशर एंड इवापोरेशन में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। इवापोरेशन का मीनिंग ये है कि बस मॉलिक्यूल इवापोरेट हो रहे हैं, ठीक है, अपनी सरफेस को छोड़ के ऊपर जा रहे हैं, इस कंडीशन को अपन ने बोल दिया इवापोरेशन। वेपर प्रेशर क्या है? कि जो इवापोरेट होकर मॉलिक्यूल इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि अपने क्लोज कर दिया सर, है ना, सिस्टम को, तो अब वेपर मॉलिक्यूल बाहर इन्वायरमेंट में नहीं जा पाएंगे, अब वो लिक्विड के कांटेक्ट में रहेंगे, और तब क्या होगा? वो एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में आएंगे, और देन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो भी जितना भी प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा उसको अपन वेपर प्रेशर बोल देंगे। अब क्या है नेक्स्ट टॉपिक, क्या हमें समझना चाहिए? देखिए कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। तो अपन लिख सकते हैं फैक्टर्स विच अफेक्टिंग, ऐसे सिंपल लिखते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो फर्स्ट फैक्टर क्या है? देखिए फर्स्ट फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड हमारा है कैसा? नेचर ऑफ लिक्विड। इस हेडिंग को हम इस नाम से भी जान सकते हैं कि नेचर की बात कर रहे हैं, है ना। नेचर का देखिए नेचर का मीनिंग में बहुत कुछ आ जाता है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है ना, उसका साइज क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, बहुत सी चीज़ें आती हैं। लेकिन इस पॉइंट को आगे हम समझेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं एक दूसरा टर्म बता रहा हूँ, उसी नेचर को एक्सप्लेन करता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स कैसा है। लिक्विड से लिक्विड मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है ये समझते हैं। अब एक बात समझो, हमें सिखाया गया है, पता भी है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल जो हैं वो एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, है ना, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, शॉर्ट में लिखा है, समझ लेना। अपन सॉलिड तो पढ़ने वाले नहीं है, लिक्विड की बात, लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़ा सा दूर होंगे इस तरीके से, ठीक। एग्जांपल समझिए, ये अपना क्या है, लिक्विड मॉलिक्यूल, और ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट कैसे हुआ? लेट सपोज, दिमाग लगाओ, ये आइस है, आइस को हल्का सा एनर्जी मिलती है, उसके मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते हैं, तो आइस से वो क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेट सपोज ये वाटर है, लिक्विड की स्टेट वाटर है। अब ये मॉलिक्यूल दूर दूर यहाँ से यहाँ जब गए तो देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो डिक्रीज हुए हैं, और ये कैसे हुए ये अपना मुद्दा है ही नहीं। किसी भी तरीके से अगर आप मतलब, हालांकि इफेक्ट करता है कि कैसे ये किया होगा वो अलग केस है, मैं उसकी बात कर ही रहा हूँ। किसी भी तरीके से आपने इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को डिक्रीज किया तो लिक्विड की ये कंडीशन बन जाएगी, मॉलिक्यूल थोड़ा थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे। अब अगर यहाँ से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आप और डिक्रीज कर दे फर्दर, और थोड़ा दूर हो गए, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर, इस तरीके से दूर दूर रैंडम चले गए, तो यहाँ से वहाँ पहुँचने पर क्या हुआ कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और डिक्रीज हुए, और इतना डिक्रीज हुए कि फेज चेंज हो गई। लेट्स सपोज ये आपके वेपर मॉलिक्यूल्स हैं, वेपर या गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन वेपर बोल सकते हैं, वेपर H2O, है ना। यहाँ पर भी H2O ही है, यहाँ पर भी फॉर्मूला इसका H2O, कंपोनेंट H2O है, फेज चेंज हो गई, है ना। ये सिस्टम जो है वाटर जो होता है वो 3 फेज
वन कंपोनेंट सिस्टम है, फेज इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं इस चीज़ को, खैर छोड़ो। लिक्विड एंड वेपर, यहाँ और यहाँ में कंपेयर करते हैं तो देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पर कंपैरेटिवली तो लिक्विड थोड़ा सा वीक, फोर्स ऑफ इंटर, मैं पूरा लिखता हूँ यार, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, सिंपल इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रॉन्ग है, यहाँ वीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर वेरी लिख दिया था, यहाँ बहुत ज़्यादा है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ रही है। अब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, अब एक बात समझिए, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हुआ, ये कैसे हुआ, जब मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर गए हों, मॉलिक्यूल जब दूर दूर जाएंगे एक दूसरे के, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से थोड़ा वीक होंगे, तभी मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा, एस्केप करेगा। तो मीनिंग अपने को समझ में क्या आया, क्या रिजल्ट मिला, उस पर फोकस करते हैं कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं, ठीक है, जब ये डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, एस्केपिंग टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी लिक्विड की। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, वोलेटाइल कैरेक्टर, है ना, वोलेटिलिटी ऑफ लिक्विड, वो भी इंक्रीज कर जाएगी। रिजल्ट क्या मिला कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वोलेटाइल कैरेक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इस रिजल्ट को याद रखिएगा, स्टार बना दो तुरंत यहाँ पर, ये समझ में भी आ रही है हमको इस चीज़ से। एक बात और ध्यान रखना, ये जो एस्केपिंग टेंडेंसी है ये कौन सी अदर चीज़ों पे डिपेंड करती है, वो भी समझ लेते हैं। तो देखिए, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर की नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे। इस क्या होगा, नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। डायग्राम रखना दिमाग में, तो पहले बना रखे हैं हम लोग कि नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल बढ़ेंगे, है ना, जब एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ेगी। अब ये कैसे हो रहा है वो अलग केस है, बताऊंगा कैसे हो रहा है। सपोज ये हो रहा है, तब क्या होगा, नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है कि वेपर मॉलिक्यूल जब बढ़ेंगे तो वेपर की ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, तो वेपर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। वेपर स्ट्रेंथ का मतलब कंसंट्रेशन के टर्म में समझ सकते हो। अब जितना ज़्यादा वेपर होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल मिल के स्ट्राइक करेंगे हर तरफ। इसका मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ये तो केसेस हैं। अपने को रिजल्ट क्या मिला कि वोलेटाइल कैरेक्टर बढ़ने पर वेपर प्रेशर भी बढ़ता है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि वोलेटिलिटी जो है प्रोपोर्शनल है वेपर प्रेशर के। आपको याद ये बॉक्सेस के रिजल्ट रखने हैं, ठीक है। अब इससे तुम कंपेयर कर लो चाहो तो दोनों को ध्यान से। इसका मतलब हुआ रिजल्ट क्या मिला कि इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो किसके इक्वल है, वेपर प्रेशर, इक्वल नहीं, वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये आपको फाइनल रिजल्ट याद रखना कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, अब तुम देख भी सकते हो ये चीज़ को, देखो ध्यान से, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ से यहाँ पहुँचे तो डिक्रीज हुए हैं, है ना। अगर ये डिक्रीज हुआ, अगर कम होगा तो ये बढ़ जाएगा, है ना। इसीलिए वेपर का वेपर प्रेशर हाई होता है किससे, इसके लिक्विड के वेपर प्रेशर पे, लो वेपर प्रेशर। ये बात ध्यान रखना है कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, वेपर, सबका वेपर प्रेशर होता है। सॉलिड का बहुत कम होता है, बिल्कुल ना के बराबर, बहुत लीस्ट। लिक्विड का थोड़ा सा होता है, और आपके वेपर या फिर गैस स्टेट का तो होता ही है। खैर इतनी सी बात, तो आपने एक फैक्टर ये पढ़ा। अब आते हैं अगले फैक्टर पे, ध्यान से नोट्स कर लेना, पूरा रिजल्ट यही, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। एक बात इसमें और देखिए, जो वेपर प्रेशर होता है, या मैं वोलेटिलिटी की बात करूं, देखिए अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं, तो अगर आपका कंटेनर का सरफेस एरिया क्या है, मतलब ऊपर का जितना ओपन, मेरा मीनिंग क्या बताता हूँ, मैंने कहा कि जब इवापोरेशन हो रहा था, ये ध्यान रखना, कहीं नोट कर लेना पीछे वाली हेडिंग में, जब इवापोरेट हो रहे हैं मतलब मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहे हैं वापर में, तो ये वहाँ बताना चाहिए था रेट ऑफ इवापोरेशन जो है वो प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर। मेरा मीनिंग ये है कि लेट सपोज आपके पास एक ग्लास है, ग्लास भी नहीं बन रहा है, लेट सपोज आपके पास एक ग्लास है ना। अब इस ग्लास में आपका यहाँ पर लिक्विड है, इसका सरफेस एरिया इस बात पे, इस कर्व से मिलेगा यहाँ पर जो बन रहा होगा, ठीक है। अब लेट सपोज इसमें जो है इसकी जो ना कितना बोल दूँ, सपोज ये 1 लीटर है, ठीक है। अब अपन ने क्या ले लिया, एक टब ले लिया है ना, या कोई बड़ा सा कंटेनर ले लिया। अब इसमें जब 1 लीटर होगा तो सपोज सरफेस एरिया इसका इस तरीके से होगा, नीचे हो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हाइट ज़्यादा है, यहाँ पर हाइट बहुत कम है, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होंगे, तो इसका मीनिंग क्या, दोनों केस में क्या सरफेस एरिया इसका ज़्यादा है, ज़्यादा मॉलिक्यूल ऊपर इक्विलिब्रियम में आएंगे वेपर के साथ, या ज़्यादा एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो मेरा मीनिंग ये है कि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। ये आप लास्ट वाले हेडिंग में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब एक सेकेंड पॉइंट, बहुत सारे इफेक्ट होते हैं पर 2-3 इफेक्ट हम देखेंगे जिसकी ज़रूरत पड़ने वाली है थोड़ा चैप्टर, ठीक है। सेकेंड, चलो एक एग्जांपल देता हूँ, जो अपनी बात कही उसका एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए अगर आप एल्केन्स की बात करें, हालांकि ये आप इसके बहुत सारे एग्जांपल पढ़ोगे आगे, एल्केन्स की बात तो नेचुरली प्योर एल्केन्स जो है कार्बन नंबर 1 वाले एल्केन मतलब मीथेन से लेके कार्बन 4 के एल्केन्स हैं वो नेचुरली गैस स्टेट में होती हैं, गैस फेज में होती हैं, या गैस स्टेट में होती, सिंपल बोल देता हूँ। जो C4 से C17 तक की हैं एल्केन्स वो लिक्विड स्टेट में रहती हैं। C17 से C18 तक की जो गैसेस हैं वो आपकी, सॉरी गैसेस नहीं, एल्केन्स जो हैं वो आपकी सॉलिड स्टेट में रहना प्रिफर करती हैं, ठीक है। यहाँ पर जनरली आपको पेट्रोलियम्स मिलेंगे, डीजल्स मिलेंगे, ठीक है। CNG गैसेस वगैरह यहीं पे मिलेंगे, CNG LPG सब ऊपर ही मिलेंगी गैसेस। यहाँ पर आपको पेट्रोल डीजल मिलेगा, यहाँ पर आपको वैक्स मिलेंगे, ठीक है। तो मेरा मीनिंग क्या है, अगर टॉप टू बॉटम की बात करें गैस लिक्विड, तो आखिर हुआ क्या होगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स आपके इनक्रीज हुए होंगे, सॉरी गैसेस है ना, हाँ इनक्रीज हुए सॉलिड में, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इनक्रीज हुई, ये हमको दिखने समझ में आ रहा है। वोलाटिलिटी जो है, वोलाटिलिटी वो डिक्रीज होगी क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। साथ ही साथ ज़्यादा कार्बन हो रहे हैं तो इनका मॉलिक्यूलर वेट भी तो बढ़ रहा होगा ना। आप खुद सोचो कि मॉलिक्यूलर वेट भी तो बढ़ रहा होगा। रिजल्ट क्या मिला, मॉलिक्यूलर वेट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। फिर से कहता हूँ, मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट भी, सॉरी सही उल्टा बोल गया,
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज हो रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है ये आपके वेपर प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, ये वाला, तो मतलब ये बढ़ेगा तो डिक्रीज हो रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर जो स्पेशली है, वेपर प्रेशर जो है वो मॉलिक्यूलर वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो वेपर प्रेशर का ट्रेंड। कहीं पर अगर सेम टाइप का सिनेरियो है ना, एल्केन्स हैं या फिर अल्कोहल्स हैं, तो उसमें अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझना चाहिए। दूसरा एक बात और ध्यान रखना कि जो वेपर प्रेशर है वो बॉइलिंग पॉइंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये बात हम आगे समझेंगे जब हम बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे एक्चुअल में। और इसका मीनिंग ये भी समझ में आता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल है। इसका इस्तेमाल आप बहुत करते हो पूरे ऑर्गेनिक में, फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते समय बिल्कुल डिट्टो। फर्स्ट कंडीशन यही है, हालांकि बॉइलिंग पॉइंट को हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है, 4 to 5 लेक्चर्स के बाद लेक्चर से इसका आ जाएगा, सीक्वेंस में समझेंगे, आगे इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब मेरा स्पेशली सेकंड जो फैक्टर है, ये आपका तो एक पहला फैक्टर हो गया। सेकंड फैक्टर आपका क्या है? सेकंड फैक्टर टेम्परेचर की बात करते हैं कि टेम्परेचर किस तरीके से इफेक्ट करता है। तो कहानी बहुत सिंपल है, अभी आप समझ जाओगे तुरंत। देखिए, टेम्परेचर बढ़ने का मीनिंग क्या हुआ कि आपने सिस्टम को एनर्जी गिवन की होगी, सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी तो ऑब्वियस है कि जो टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर इस बस जस्ट एनर्जी का मेजरमेंट है, मतलब आपने बस मेजर किया, एक आपको यूनिट मिल गया कि टेम्परेचर कितना है, एनर्जी का एक मेजरमेंट आप करते हो इससे, इसको इस टर्म में समझते हो एनर्जी को या हीट को। तो मेरा मीनिंग क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने का मीनिंग क्या है, ये मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देगा, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो मॉलिक्यूल का लिक्विड से वापर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, वोलेटिलिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है जितना ज़्यादा लिक्विड मॉलिक्यूल वापर में कन्वर्ट होंगे उतना ज़्यादा नंबर ऑफ वापर बनेंगे, मतलब वेपर की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल आल्सो इंक्रीजेज। और जब जितना ज़्यादा नंबर ऑफ, कहानी वही है, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल होंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, तो वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा, सीक्वेंस में लिख लेना। तो इसको इंक्रीज किया, रिजल्ट क्या मिला, ये भी बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर जो है वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पूरी कहानी क्या है, एज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड आल्सो इंक्रीजेस, ड्यू टू विच मोर नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू वेपर, या कह दो कि एस्केपिंग टेंडेंसी जो है वो बढ़ रही है, तो वेपर की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो ये इतने फैक्टर आपने पढ़े, टेम्परेचर और आपने अदर फैक्टर के साथ इसका रिलेशन देखा। अच्छा, टेम्परेचर के इफ़ेक्ट के साथ साथ हम एक बात और समझ सकते हैं, चलो थोड़ा तुम्हें एक दो फैक्टर हम और बताते हैं जो प्रूव्ड है। देखिए, जो क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है, हालांकि इसको तो फेज इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, फेज इक्विलिब्रियम आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन समटाइम्स कभी कभी इस चीज़ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, या हायर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बट कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो बस जस्ट अ टर्म है। ठीक है, तो क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन की बात करता हूँ। तो क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है क्या? चेंज इन प्रेशर है ना, डेल लगा दिया, डेल पी अपॉन डेल टी, चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर। अगर ये वैल्यू है तो क्या है, देखिए डेल्टा टी ऑफ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब होता है कि कोई जो फेज होते हैं चेंज, वेपर लिक्विड में, लिक्विड वेपर में, या सॉलिड में कन्वर्जन हो रहा है उस तरीके से। तो चेंज इन ट्रांजिशन ऑफ एस एम, एस एम क्या है,
एम स्टैंड फॉर मोलर, एस क्या है एंट्रोपी, और डेल्टा लगा है मतलब चेंज हो रहा है। तो ट्रांजिशन हो रहा है एक फेज से सेकंड फेज में, उस समय एंट्रोपी में क्या चेंज आया है, अपॉन चेंज इन ट्रांजिशन ऑफ वॉल्यूम। ये भी स्पेसिफिक वॉल्यूम है, लिख लेना। डेल्टा एस एम क्या है, चेंज इन मोलर एंट्रोपी, है ना, ऑफ द सिस्टम। ये क्या है, चेंज इन मोलर वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, एक बात तुमको बताते हैं, तुम्हें पता भी होगा शायद पहले से, मुझे नहीं पता कि नहीं पता, जान लो। ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी जो होती है ड्यू क्यू बाई टी के इक्वल है। एंड एक बात तुमने और पढ़ी होगी थर्मोडायनेमिक में कि जो चेंज इन इंथैल्पी है डेल्टा एच, वो किसके इक्वल है, डी क्यू प्लस, ध्यान से, डी क्यू प्लस वी डेल्टा पी। मैक्सवेल इक्वेशन से भी आप इसको समझ सकते हो। अगर मैं कह दूं एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट मीनिंग क्या है कि आइसोबारिक सिस्टम है, इसका मतलब क्या, प्रेशर कांस्टेंट का मतलब है प्रेशर में चेंज नहीं हो रहा होगा। ठीक है, जहां डी लिखा है यहां पर आप डेल्टा भी सपोज कर सकते हो। तीनों ही चीजें बस एक दूसरे के इसी को रिप्रेजेंट करती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा पी जो है ना, क्या लिख दिया मैंने, वी तो था ही, हाँ अब सही है। डेल्टा पी जीरो हो गया, अब ये इंटू टी जीरो हो क्या हो गया, डेल्टा क्यू जो है एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू डेल्टा एच। चलो आ जाओ यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर डेल्टा क्यू जो है रिप्लेस कर सकते हैं डेल्टा एस से, डेल्टा एस से, डी टी से, डेल्टा लगा लो भाई, है ना, डेल्टा लगा लेते हैं। चलो इतनी बात समझ में आ रही है। चलो इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो डेल्टा एच आएगा, तो ये आएगा ट्रांजिशन इनटू एच एम, मोलर इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, चेंज इन मोलर इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, नीचे टी कांस्टेंट था, इनटू डेल्टा ऑफ ट्रांजिशन और वी एम। ये है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, क्लासियस क्लेपेरॉन, मैं लिख देता हूं, क्लासियस क्लासियस क्लेपेरॉन, क्लेपेरॉन इक्वेशन। ये क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, तो इतनी बात ठीक है। CLAPE होना चाहिए, क्या लिख रहा हूँ, क्लेपेरॉन, हाँ अब सही है, क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। हाँ ठीक है, तो ये क्या डिफरेंशियल फॉर्म है। अच्छा, अब ये जनरल इक्वेशन है, हमें नहीं पता कि हम कौन सा सिस्टम डील करने वाले हैं, सिस्टम कौन सा डील कर रहे हैं उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। अगर हम लिक्विड और वेपर फेज की बात करते हैं, तो लिक्विड से कोई मॉलिक्यूल वेपर में चेंज होता है, तो यहाँ पर ट्रांजिशन क्या, वेपराइजेशन हो रहा होता है, वेपर में क्रिएट हो जाना, है ना। तो इसी को चेंज कर देंगे, हर जगह यहाँ पर हम वेपराइजेशन टर्म लगा सकते हैं। और कभी भी लिक्विड और वेपर में कन्वर्जन होता है तो उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट इस्तेमाल करते हैं, लेट्स सपोज डेल्टा टी। ठीक है, इतनी सी बात है। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, अगर डेल्टा एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, अगर ये पॉजिटिव हो, साथ ही साथ डेल्टा Vm भी पॉजिटिव हो, ये कब होगा, जब देखो डेल्टा Vm है क्या, डेल्टा वेपराइजेशन Vm है क्या, गैस फेज, इसका गैस फेज का वॉल्यूम माइनस लिक्विड फेज का वॉल्यूम, एक इसका ये होता है। इसका मतलब अगर फाइनल वाला ज़्यादा हुआ, 10 में से 5 गए तो 5 ही बचे ना,
पॉजिटिव के, तो अगर Vg इज ग्रेटर देन VL तब ये पॉजिटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसके इफेक्ट को समझते हैं। तो रिजल्टेंट आपको क्या मिलेगा, दैट इज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, अगर हम अब प्रेशर इंक्रीज कर दें तो भैया बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर अपन प्रेशर को इंक्रीज कर दें तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करने का मीनिंग ये है कि वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। ये बात अगर नहीं समझ आई है तो अभी इसको समझा देते हैं, ठीक है, अभी तुरंत समझा देते हैं। इसको इतना नोट करने के बाद आगे थोड़ा इलोबरेट करते हैं। इस इक्वेशन को अपन इंटीग्रेट करते हैं अगर, ठीक है, तो अगर हम इक्विलिब्रियम विदाउट और विथ लिमिट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो देखिए अगर आप लिमिट के साथ इंटीग्रेट करोगे तो P1 P2 बनेगा, T1 T2 बनेगा, वो इक्वेशन है। तो देखिए वो भी लिखते हैं जो उस तरीके से आएगी, P2/P1। मैं डायरेक्ट रिजल्ट मेंशन कर रहा हूँ, मैं सॉल्व नहीं करने वाला क्योंकि पढ़ना नहीं है अपने को, ठीक है। तो डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन अपन, मैं फिर से कहता हूँ रिजल्ट इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, T2 - T1/T1 T2। 1 जो कंडीशंस हैं वो इनिशियल स्टेज के लिए गिवन है, और 2 की कंडीशन है यहाँ पर 2 जो वर्ड लिखे हुए हैं वो फाइनल के लिए गिवन है, ठीक है। अब मैं कहूँ ये लिमिट विथ लिमिट के साथ इंटीग्रेट किया गया है, ठीक है। अगर मैं विदाउट लिमिट के साथ इंटीग्रेट करता हूँ रिजल्ट कुछ हमारा ये होता, LNP इक्वल टू, है ना, डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन अप R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, है ना, RTB, ये चीज़ है। और कभी भी इस तरीके से इंटीग्रेट करने पर एक कांस्टेंट भी लगा देते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वो कोई इशू नहीं है। अब अगर यहाँ से अपन P निकालें, ध्यान से यहाँ से अगर हम P निकालें, वैसे भी एक बात ध्यान रखना, PV बराबर nRT होता है। यहाँ पर मोलर की बात कर रहे हैं, मतलब n इक्वल टू 1, तो PV इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT। और एक बात ध्यान रखना, V गैस का वॉल्यूम लिक्विड से अगर बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो V इक्वल टू RT/P तो आ ही जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसको Vg के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं, एक वॉल्यूम गायब करते हैं, ठीक है, वो तुम समझोगे जब इसको सॉल्व करोगे, हालांकि सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर P चाहिए अपने को ये डेटा, तो LN को उस तरफ भेज दो और हर एक पूरा डेटा जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर C को कुछ देर के लिए निगलेक्ट करें तो पूरी का डेटा जो है ये E की पावर में जाएगा, माइनस डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन अपॉन R डेल्टा TB। ध्यान से देखो, अब एक बात समझ, डेल्टा H वेपराइजेशन पहले से पॉजिटिव ले लिया, R ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो अब हम समझते हैं, अब अगर तुम TB बढ़ाओगे, मैं लिखता हूँ इफ डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन जो है वो पॉजिटिव है, R आपका ऑलरेडी कांस्टेंट है, एंड अब अगर बॉइलिंग पॉइंट आप TB क्या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाओगे तो देखिए डिनोमिनेटर में TB की वैल्यू बढ़ेगी, तो E की पावर में जो वैल्यू है, जो नेगेटिव वैल्यू, वो घटेगी। अगर डेल्टा S लेट सपोज 5 था तो ऊपर -5 हो गया, नीचे डेल्टा TB है, R पहले से कांस्टेंट है ना। अब अगर ये बढ़ेगा तो ये ज़्यादा से इसको डिवाइड करोगे तो ये जो वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू वो डिक्रीज हो जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि E की पावर में जो नेगेटिव वैल्यू है, जो E की पावर में जो नेगेटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज करेगी। अब नेगेटिव का घटना, डिक्रीज होना मतलब क्या है, वो जीरो की तरफ बढ़ रही है, इसका मतलब वो पॉजिटिव वैल्यू की तरफ मूव कर रही है। मीनिंग तो यही हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, वो पॉजिटिव E की पावर पॉजिटिव वैल्यू की तरफ मूव कर रही है, और E की पावर अब पॉजिटिव वैल्यू की तरफ मूव होगी, इसका मतलब वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रेंड कर रही है जब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ। तो अगर इस तरफ ये रिजल्ट
पॉजिटिव की तरफ मूव हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर भी तो बढ़ेगा ना, तभी तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये बढ़ रहा है। इसीलिए अपन कह सकते हैं प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो आप कैसे समझते हो आपकी मर्जी है ना। फिलहाल इस पे इतना जोश मत देना, ध्यान मत देना, क्वेश्चन याद रखना है ना। हालांकि एक अभी सिंपल सा एक केस लिया, पर 3 केस बन सकते हैं, लिक्विड का वेपर के साथ, लिक्विड का सॉलिड के साथ, सॉलिड का वेपर के साथ, है ना। 3 केसेस आ दे। तो फाइनली आपको ये मिला कि देखिए प्रेशर जो है दुनिया से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो प्रेशर बढ़ गया, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने के साथ साथ वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। ये प्रेशर जो है ये मॉलिक्यूल का प्रेशर नहीं है, ये इन्वायरमेंटल या एक्सटर्नल प्रेशर की बात हो रही है, जो हम बाहर से हम खुद अप्लाई करते हैं सिस्टम के ऊपर। प्रेशर अप्लाइड ऑन द सिस्टम, ऐसा नहीं कि सिस्टम अप्लाई कर रहा है ना, जो प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी बात करते हैं। तो आज के लिए इतना करते हैं, है ना। आगे देखते हैं क्या पढ़ना है अपने को। थैंक यू।